चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको। लोकसभा की कार्यवाही जारी है और बजट को लेकर चर्चा हो रही है। क्या कुछ हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। किसान चाहे तो बीमा कराए, चाहे तो नहीं कराए, ये जानकारी कई बार मैं जाता हूं तो लोगों को पता नहीं होता कि बीमा कराना कंपलसरी नहीं है, स्वैच्छिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। बता दें, आप एक डिटेल बता दें इसकी फसल बीमा की। जब पुरानी फसल बीमा योजना थी, उस समय जो बैंक का ऋणी रहता था उसका बीमा आवश्यक रूप से किया जाता था और बीमे की जो प्रीमियम की राशि थी बैंक अपने आप काट लेता था। सरकार ने इस विसंगति को दूर किया और इस योजना को स्वैच्छिक बना दिया कि अपनी मर्जी है तो बीमा कराएं और मर्जी नहीं है तो बीमा ना कराएं। जबरदस्ती इस योजना में बिल्कुल नहीं है। पहले अलोनी अऋणी किसान बीमा नहीं करवाता था, लेकिन अब वो भी चाहे तो बीमा करवा सकता है। और माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि आज तक कितना क्षेत्र कवर हुआ है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अब तक इसमें जो क्षेत्र कवर हुआ है वो 5,01,000 हेक्टेयर कवर हुआ है, बढ़ के 2023 में 5,98,000 हेक्टेयर हो गया और किसान 3,97,00,000 कवर हुए हैं। निरंतर ये फसल बीमा योजना किसान अपनाने का काम कर रहे हैं और योजनाओं को सरल बनाने के अनेकों उपाय सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय किए हैं, जिसके कारण योजना का लाभ लेने में किसान को दिक्कत और परेशानी ना हो। श्री कौशलेंद्र कुमार। पूरक प्रश्न पूछने के लिए मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा देश में किसानों को लाभदायक योजना माना जाता है। आकस्मिक फसल नुकसान की भरपाई भी होती है, लेकिन हमारे राज्य बिहार में किसान फसल बीमा की प्रीमियम अन्य राज्यों से 3 गुना ज्यादा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फसल बीमा बिहार में प्रीमियम जो है तर्क संगत बनाया जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा के प्रधानमंत्री फसल बीमा के अलग अलग 3 मॉडल हैं और उस मॉडल में राज्य सरकार, केंद्र सरकार केवल पॉलिसी बनाती है। राज्य सरकार जिस मॉडल को चुनना चाहे उस मॉडल को चुनती है। और जैसा कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मॉडल चुनने के बाद बीमा कंपनियां प्रतिस्पर्धी दरों पर, क्योंकि कई बीमा कंपनियां निजी क्षेत्र के भी और सार्वजनिक क्षेत्र की फसल बीमा योजना लागू करने का काम करती है और ये फसल बीमा योजना हर राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। जो राज्य अपनाना चाहे अपनाए, जो राज्य नहीं अपनाना चाहे नहीं अपनाए। बिहार ने अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, जो योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की है, उसको अपने यहां लागू नहीं किया है। बिहार की एक अपनी योजना है राज्य की, तो वो उस योजना के हिसाब से अपने किसान को लाभान्वित करते हैं। श्रीमती के कनिमोजी। Thank you, sir. Sir, the Standing Committee on Agriculture and its report on the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, an evaluation on 10th August 2021 has highlighted several key issues, and including one of the important things it's mentioned is delays in settlement of the insurance claims by the farmers. And it is a very complicated process also to get the claims. And for example, my constituency Thoothukudi, during last December 2023, we had unprecedented floods, and many of the farmers have insured their crops, but even after 7 months, they have not got the claim, the money they to get from the insurance, and they're still waiting. And in your reply, the minister has said that they do not plan
there's no proposal for constituting a committee of experts on simplification of the rules on crop insurance. Will the minister reconsider that, because it is quite complicated, because it has to be district wise. Unless the crop failure is district wise, sometimes they do not give insurance. It's very complicated. So to simplify it further, will they consider constituting a committee? And also, I'd like the minister to reply about Thoothukudi farmers also. Thank you, sir. Very good question. माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना पूरे देश के हर जिले के हर किसान के लिए है। योजना की इकाई भी पहले कभी विसंगतियां होती थी कि ब्लॉक को इकाई बना दिया जाता था। अब ग्राम पंचायत को इकाई बनाया गया है ताकि ग्राम पंचायत में अगर किसान का नुकसान हो तो उस किसान के नुकसान की भरपाई ढंग से की जा सके। जो पहले की योजनाओं में कमियां थी वो हमने दूर करने का काम किया, और इसके साथ हर ग्राम पंचायत में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कम से कम 4 किए जाएंगे, ये आवश्यक कर दिया है। फिर एक और हमने नवाचार किया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। अब नुकसान का आकलन नजरी नहीं, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से 30% कम से कम करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि अगर रेवेन्यू का अमला करता है तो कई बार गड़बड़ होने की संभावना रहती है। ये बात सही है कि कई बार क्लेम के भुगतान में देरी होती है, लेकिन उन देरियों में हमने सारे कारण देखे। अभी तक जो व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से उपज डेटा प्राप्त होने के 1 माह के भीतर दावे की गणना की जाती है। देखो, हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको ठीक से इंप्लीमेंट करना राज्य सरकार का भी काम है, राज्य सरकार का काम। और उस दावे के भुगतान में अगर देर होती है तो अब एक प्रावधान में माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा, हमने कर दिया है कि बीमा कंपनी अगर देर करेगी तो उस पे 12% की पेनाल्टी लगेगी, जो सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। लेकिन देरी के कारण में अगर हम गए तो अधिकांश 90.98% कारण है राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से को देर से जारी करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा, तमिलनाडु की राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपनी तरफ से प्रीमियम की सब्सिडी में अपना हिस्सा जारी करने में देर ना करे। 90% से ज्यादा देरी इसलिए होती है, कई बार उपज के आंकड़े विलंब से प्राप्त होते हैं, कुछ मामलों में बीमा कंपनी और राज्य के बीच विवाद कुछ होता है, कई बार किसानों के कुछ नंबर गलत आ जाते हैं, उसके कारण थोड़ी देरी होती है। लेकिन पहले एक और व्यवस्था थी कि राज्य सरकार जब प्रीमियम की अपनी राशि देती थी तभी केंद्र सरकार अपना हिस्सा देता था। हमने एक प्रावधान और किया है कि हमने राज्य के शेयर से अपने आप को डीलिंक कर लिया है और केंद्र सरकार अपना शेयर तुरंत जारी करेगी ताकि किसान के भुगतान में देरी ना हो। केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो तो उसको मिल ही जाए। और फिर मैं माननीय सदस्य जी को आश्वस्त करता हूं कि अगर क्लेम प्राप्त करने में देर होगी किसान को तो इसी खरीफ की फसल से ये 12% पेनाल्टी लगा के सीधे किसान के खाते में डलवाने का काम होगा। जहां तक योजना के बारे में कोई समिति बनाने का सवाल है, आज मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव देना चाहेंगी तो उनका स्वागत है। हरिंदर मलिक जी, आप एकदम क्यों उठ गए? मुझे बुला तो पहले उठ गए थे आप तो। मानवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी इस सम्मानित सदन में कहा कि ये बीमा योजना स्वैच्छिक है। मेरी निश्चित जानकारी है कि आज हर किसान कर्जबंद है, सबके पास केसीसी है और केसीसी जो बैंक करता है वो तुरंत फसल का बीमा करता है। नंबर 1। नंबर 2, जो आप क्लेम देते हैं, जो लागत मूल्य है किसान की फसल का, क्या उसके समकक्ष है या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना नुकसान होता है उतना क्लेम दिया जाता है, समकक्ष का सवाल इस पे क्या है?
नुकसान के आधार पर क्लेम का भुगतान होता है। एसीसी का काटना ये भी बता दे दूं। नहीं, ये इस योजना में पहले था, अब नहीं है। ये किसान की इच्छा के ऊपर है कि वो बीमा करवाए या ना करवाए, जबरदस्ती कोई क्लेम नहीं काट सकता। एक मिनट माननीय प्लीज, 1 मिनट डिबेट नहीं करते, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज डिबेट नहीं करे। ऐसे माननीय मंत्री जी ने भी जानकारी दी थी, मैंने भी जानकारी दी थी, मेरी जानकारी के लिए क्लेरिफिकेशन चाह रहा था। अब जब दोनों तरफ से क्लेरिफिकेशन हो गया तो आप मन में शंका मत रखो, कोई जबरदस्ती काटता है तो किसान उसको लिख के दे दे, उसका नहीं काटा जाएगा। किसान लिख के नहीं देता इसलिए काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 204 दिलीप सेकिया जी। अब इस पर बहुत लंबी डिबेट है, आप अलग से नोटिस दे देना, कभी व्यवस्था देंगे इस विषय पर। नंबर 204। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर विवरण रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, देश के आर्थिक विकास में सहकारिता क्षेत्र का जो एक इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन रहा है, इसका पता चला तब जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2021 में 6 जुलाई को सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया गया और इस विभाग का जिम्मेदारी हमारे सबके प्रेरणा स्रोत माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को मिला। पिछले 3 सालों में देश के आर्थिक विकास में जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, काफी मात्रा में देश भर में खोला गया है। मेरा सवाल है कि देश में आने वाला समय के लिए हर क्षेत्र को, कृषि से लेकर हर क्षेत्र को जोड़ने के लिए और कितना प्राथमिक समितियां राज्यों और खोलने का योजना भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय का है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी कहा तो सच है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो संकल्प रखा है उसके पूर्ति के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन किया और तब से माननीय देश के सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में इस सहकार क्षेत्र को अधिक ताकतवर बनाने के लिए, अधिक शक्तिशाली बनाने के बहुत सारे कुछ पहल यहाँ पे शुरू है। कुल 54 पहलें इस सहकारिता मंत्रालय ने बनाई है, जिससे अपने पैक्स के माध्यम से, जिन्होंने अभी यहाँ पे उल्लेख किया पैक्स का, तो पैक्स इसमें अधिक महत्वपूर्ण हमारा एक इसका हिस्सा है और उसके माध्यम से ग्रामीण जो जनता है उससे बहुत मात्रा में जुड़ी हो रही है। कई राज्य तो ऐसे जैसे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, 50% से अधिक जनसंख्या सहकारिता से जुड़ी हुई है और इसीलिए अब तक पूरे देश में तकरीबन 1,05,000 पैक्स का गठन हुआ है और इनका काम